बच्चों अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल इसका। ठीक है, तो देखो एग्जांपल है ये अपना 4। अब इसके अंदर हमको क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है हमसे फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड और वेदर व्हेन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। मतलब इसमें हमें पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकालना है, फिर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले देखेंगे हम कैश बेसिस से। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अब देखो कैश की बात हो रही है इसमें, तो पहले लिख लेते हैं हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, या हमने कैश पे किया हो या हमें कैश मिला हो। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे पहले रेवेन्यू, और अगर कोई एक्सपेंस होगा तो उसको हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बच्चों क्वेश्चन में हम देखते हैं जो भी चीज़ हमारी लेन देन वाली होगी वो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, और हम इनकम को प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट भी लिख लेना। ठीक है, अब देखो कैश सेल्स करी है तो पैसा हमारे पास आया होगा, वो भी कैश में आया है, तो मतलब 5 लाख रुपए का हमको रेवेन्यू हुआ है सेल्स करने पर। तो यहाँ पर लिख दो सबसे पहले 5 लाख। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स, और हम कर रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पर क्रेडिट की कोई भी चीज़ नहीं आएगी, लेन देन जो भी हुआ है वो आएगा। ठीक है, जो हमें मिला है वो रेवेन्यू में आएगा, और जो हमारे पास से गया है कैश में वो एक्सपेंसेस में आएगा। अब देखो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है, मतलब अभी पे नहीं किया तो ये नहीं आएगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब हमने इंश्योरेंस पे करा है, मतलब हमारी जेब से पैसा निकला है 4,000 रुपये। ठीक है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस मतलब हमारी जेब से 4,000 रुपये निकला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है अपना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी 2,500 का आउटस्टैंडिंग है। इनकम रिसीव्ड, इनकम हमको मिली है, और यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके अंदर जो इनकम एडवांस में रिसीव हुई है वो नहीं है। इनकम रिसीव हमें कितनी हुई है, 5,000 रुपये हुई है, तो बस क्या हुआ है हमारा रेवेन्यू हुआ है। कहाँ है ये रहा, तो बच्चों इसके आगे यहाँ पर प्लस ऐड कर दो, कितना ऐड हो जाएगा इसमें, 5,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, ये दी इनकम रिसीव हुई थी और ये एडवांस में रिसीव हो गई है हमको 1,000 रुपये की, मतलब पैसा हमारे पास आया होगा, तो 1,000 रुपये भी उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस 1,000, ये एडवांस मिल गई है और ये इनकम मिलनी थी हमें। चलो नेक्स्ट, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब ये पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला है, तो मतलब हमारे पास कैश आया नहीं है। कैश परचेज, मतलब हमने पैसा दिया होगा तब कुछ सामान खरीदा होगा। ठीक है, तो मतलब 2,75,000 रुपये हमारे पास से गए होंगे, तो कैश गया है तो इसको एक्सपेंस हुआ है, हमारा खर्चा हुआ है, तो 2,75,000
75,000 यहाँ आ गया एक्सपेंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज, ये नहीं आएगी, उधारी है। सैलरीज एंड वेजेस पेड, मतलब सैलरी और वेजेस पे करी है, कितने की करी है, 44,000 की, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, ये भी हमने पे किया है, तो हमारा ये भी खर्चा हुआ है। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, मतलब ये जो इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया था ना, ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था, मतलब हमने पैसा पहले ही पे कर दिया था, और ये इस लास्ट वाले में इंक्लूड है, ठीक है, ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, इसीलिए मैंने इसको प्लस करके नहीं दिखाया था, ठीक है। तो सीधा सीधा इंक्लूडिंग प्रीपेड का मतलब ये ऊपर वाला भी इसके अंदर इंक्लूड है, वो अमाउंट इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारी माइनस हो जाएंगी, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड। तो 44,000, 11,000 प्लस 10,000, 44,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, ये हो गया। अब इनका कर दो टोटल, 506,000, तो ये आ गया, ठीक है। 506,000 तो अपना ये निकल कर आ गया। चलो नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, अब ये जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं ना, इनको प्लस कर लो, 2,75,000 प्लस 44,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, तो ये बच्चों आपका 3,40,000 निकल कर आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो ये रेवेन्यू है 506,000 माइनस के एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है, ये हमारा 1,66,000 इनकम निकल कर आ गई, ठीक है। तो बच्चों हमारी 1,66,000 इनकम निकल कर आ गई, लेकिन ये इनकम कैसे निकल कर आई है, ये आई है हमारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। दोबारा सुन लो, कैश बेसिस अकाउंटिंग में एक चीज़ की गांठ बांध लेना कि पैसा अगर गया है या पैसा आया है, ये चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, बस उधारी का कोई सिस्टम रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लिखो इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस के एक्सपेंस, ठीक है। इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब रेवेन्यू लिखो, रेवेन्यू क्या क्या आएगा हमारा इसके अंदर, अब इसके अंदर तो हमें पता ही है उधारी का हो या कैश में मिला हो, लेकिन इसी साल का रिकॉर्ड होना है, जो इस साल की चीज़ें हैं उधारी की हो या कैश की हो वो रिकॉर्ड होंगी, एडवांस वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा आगे पीछे का, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज़ देखना है ध्यान से यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल हुई है 5 लाख की, कैश सेल हुई है 2 लाख की, तो ये दोनों रिकॉर्ड होंगे हमारे, तो लिख लो 5 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। ये हो गई कैश सेल्स, ये हो गई क्रेडिट सेल्स, 5 लाख की 2 लाख की। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं हम क्या, अब देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, मतलब पे हमने नहीं किए हैं, इस साल की सैलरियाँ और वेजेस हैं वो हमने पे नहीं करी हैं, तो मतलब हमको ये पे करनी पड़ेंगी ना। और हमने क्या सीखा है कि इस साल की अकाउंटिंग पे करो चाहे मत करो, लेकिन वो रिकॉर्ड होनी है, तो ये 4,04,000 रुपये हमारे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग वाले हैं वो एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो जाएंगे 4,000 रुपये। तो लिख दो फटाफट से, यहाँ कर दो एक्सपेंसेस, ₹4,000 यहाँ आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमसे बोला क्या बच्चों, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब अगले साल का इंश्योरेंस हमने इस साल पे कर दिया है, ठीक है। अगले साल का था वो हमने इस साल पे कर लिया है, लेकिन एक्रूअल बेसिस के अंदर हमें केवल इसी साल की रिकॉर्डिंग करनी है, बात समझ में आ रही है। एक्रूअल के अंदर हमें केवल इसी साल की रिकॉर्डिंग करनी है,
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये हमने जो इंश्योरेंस पे करा है इसके अंदर ये इंक्लूड है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इस 10,000 में से जो एडवांस है उसको हटा देंगे, और एडवांस कितना है अपना 2,500 रुपये का है, तो इसको आप लेस कर दीजिए, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,500 रुपये आ जाएगा, प्लस 7,500। दोबारा सुन लो, हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसीलिए किया है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ठीक है, इंश्योरेंस पहले ही हमने पे कर दिया हुआ, अगले साल का होगा। और इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड मतलब हमने 10,000 पे करा है, जिसमें से 2,500 रुपये हमने एडवांस दिया है, लेकिन एक्रूवल के अंदर हम एडवांस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसीलिए हमने इसको इसमें से माइनस करा है, और जो इस साल का है वो हमने उसमें रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मतलब ये एक्सपेंस हमें पे करने हैं। तो ये एक्सपेंस कितने के हैं, ये 1,000 रुपये के एक्सपेंसेस हैं, तो इनको भी आप रिकॉर्ड कर लो, प्लस 1,000 रुपये, ठीक है, तो प्लस 1,000। अब देखते हैं आगे। अब है इसमें क्या, इनकम रिसीव्ड, ठीक है, और एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब इनकम है और इसमें हमने जो हमें इनकम एडवांस में रिसीव हुई है वो हमने नहीं ली है, तो अच्छी बात नहीं ली है, तो 5,000 रुपये भी इसमें आप लिख दीजिए कि इनकम हमको मिली है, तो प्लस 5,000 रुपये हमने लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस नहीं आएगी, एडवांस में मिली है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब हमने पैसा कमा लिया लेकिन हमें नहीं मिला, तो इनकम तो इस साल की हुई है ना, तो 3,000 रुपये ये भी हमारे ऐड हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, कैश परचेजेस, हमने कैश परचेज करी है कितने की, 2,75,000 की, तो उसको भी आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि कैश परचेज एक्सपेंस है हमारा इसी साल का, तो वो हमने एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया, खर्चों में डाल दिया। क्रेडिट परचेजेस, तो बच्चों ये भी ऐड होगी, ये कितनी है क्रेडिट परचेज, ये है अपनी 1,25,000 रुपये की, तो ये भी लिख दीजिए, प्लस 1,25, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सैलरी एंड वेजेस पे करिए 44,000 रुपये की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करें 11,000 के, तो 44,000 प्लस 11,000 लिख दो, 44,000 प्लस 11,000, ठीक है। और इसका हमने ऑलरेडी कर दिया था, इंश्योरेंस एक्सपेंस जो पे किए थे 10,000 के, ये हमने एडजस्ट करके पहले ही 7,500 लिख दिए थे, ठीक है। तो अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको सिंपल कैलकुलेशन करनी है इसकी। ऊपर वाले की देखो, 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख और ये 8,000, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 7,08,000, ठीक है, ये आ गया। अब ये सारे आप एक्सपेंसेस प्लस कर लीजिए, ये सारे आप एक्सपेंसेस प्लस कर लीजिए, तो देखो ये कितने आएंगे एक्सपेंस प्लस होके, बच्चों ये प्लस होके आपका आएगा 4,67,500, ठीक है। एक्सपेंस हो गए, ये सारे आपके रेवेन्यूज़ हो गए। अब बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, तो प्रॉफिट हमारा कितना निकलेगा, प्रॉफिट कह लो इनकम कह लो, बात एक ही है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू था हमारा 708,123 माइनस एक्सपेंसेस जो कि 467,500, ठीक है बच्चों। इसको अब इसमें से माइनस करोगे तो आपका 2,40,500 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का हम लास्ट करेंगे विथ अ डिफरेंस। तो देखो बच्चों, ये डिफरेंस हमको पढ़ना है, डिफरेंस है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एग्जाम में आपसे 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। तो देखो, बेसिस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। एक्रूअल बेसिस के अंदर ट्रांजैक्शन या कैश में हुआ हो, ठीक है, या क्रेडिट पर हुआ हो, वो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन शर्त है कि वो इसी साल का होना चाहिए, ठीक है। कैश बेसिस के अंदर केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, पैसा आया गया, मतलब नहीं है एडवांस आया, कुछ भी आया, पैसा आया गया, वो हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप भूल जाना, भी आगे जाके हम पूरा सीखेंगे इसको। इसके अंदर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट एडजस्ट,
ठीक है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की। एक्रूड इनकम या इनकम, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है, इनकम रिसीव इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड, ये एडजस्ट नहीं करती है लेकिन इसको हम एडजस्ट करते हैं। आर ऑल्सो अकाउंटेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट, ये भी हम आगे समझेंगे बैलेंस शीट को, ठीक है। और हम कहाँ पर शो करते हैं इसको, बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बच्चों इसके अंदर हम अच्छी तरह से कैश और प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर एक साल के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो उधारी का हो चाहे वो कैश में हो, ठीक है। फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हमें इस साल कितना मुनाफा हुआ। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उधारी के ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं होंगे। मान लो किसी को हमने कोई सामान बेचा तो वो एक साल के बाद पेमेंट देगा, तो यहाँ पर वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी हमारी, तो यहाँ पर हम अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। टेक्निकल नॉलेज। Accrual basis of accounting require technical knowledge as many adjustment like prepaid, outstanding, capital, revenue are required to be made। आगे जाके आप पढ़ोगे ना, ये पूरी accrual basis पर यह बुक आपकी, तो आप सब सीखोगे ये पूरा, ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर कैश के अंदर ऐसी कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, आ रहा है जा रहा है बस वो रिकॉर्ड होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल पोजीशन। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो कीजिए, ये बहुत अच्छी है। और कैश बेसिस अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 में वो नहीं सजेस्ट करता कि आप कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करो। एक्सेप्टेबिलिटी। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस, ठीक है। एक्रूअल बेसिस जो होती है वो बिजनेस में मोर एक्सेप्टेबल है, एज इट रिवील्स करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस बिसाइड असेट और लायबिलिटी। और ये करेक्ट इनकम और एक्सपेंस हमारे बताता है कि कितने हुए हैं, और असेट लायबिलिटी पता पड़ती है हमें इसमें। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस, और ये बड़े बड़े बिजनेस में एक्सेप्टेबल नहीं है कैश बेसिस अकाउंटिंग। इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए। रिलायबिलिटी। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये रिलायबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम कैश और क्रेडिट की दोनों की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंड दस रिवील्स करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। और इसमें हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को रिवील्स करते हैं, मतलब बताते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज लेस रिलायबल। ये लेस रिलायबल होती है क्योंकि ये केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, एज अ रिजल्ट डज नॉट रिवील करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, और इसीलिए ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को रिवील नहीं कर पाती, मतलब बता नहीं पाती है। सूटेबिलिटी। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर बिजनेस एज इट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स। ये क्यों अच्छी है? सूटेबिलिटी किन के लिए है? फॉर बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए अच्छी है, रिक्वायर्ड है। इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग इट्स सूटेबल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते हैं, एंड प्रोफेशनल सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, ETC, इनके लिए ये ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था अपना। थैंक यू। अब हमारा ये चैप्टर 4 होता है कंप्लीट।